जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। अगर आप एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक एनसीसी के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो ए सर्टिफिकेट का एग्जाम हो, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो, और उनमें फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट यानी कि क्षेत्र कला और युद्ध कला को लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी बात ये कि हमारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए जब आप ये फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट की पूरी वीडियो देख लोगे तो उसके बाद जाके आपको इसी टॉपिक के ऊपर एनसीसी के क्विज अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जब आप उस क्विज को अटेम्प्ट करोगे तो क्या होगा कि आपकी तैयारी का आपको पता लगेगा, आपके कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, वो आप वहां पर देख पाओगे। तो अब वो क्विज आपको मिलेंगे कहाँ पे? वो मिलेंगे आपको प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फील्ड क्राफ्ट यानी कि क्षेत्र कला किसे कहते हैं? नाम से पता लग रहा है हमको। क्षेत्र कला का क्या मतलब कि जो भी क्षेत्र है उसकी कला, यानी कि हम हमारे फायदे के लिए, दुश्मन को हराने के लिए हमारा जो क्षेत्र है उसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्षेत्र कला कहते हैं। यानी कि उपलब्ध क्षेत्र व हथियारों का अपने फायदे के लिए उपयुक्त प्रयोग करने की कला को ही क्षेत्र कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय आते हैं? तो ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि फील्ड क्राफ्ट के अंडर आते हैं, यानी कि क्षेत्र कला के अंडर आते हैं। पहली बात तो होगी विजुअल ट्रेनिंग, दूसरा यहाँ पे लक्ष्यों को पहचानना और उनका विवरण। हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी को बता रहे हो, हमारे साथी को, कि वो हमारा टारगेट है, तो हम किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, पहली बात तो हम पहचानेंगे कैसे, वो पहचानना हमको आना चाहिए। फिर उनका विवरण, यानी कि हम उनको किस तरीके से बताएंगे। बताने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हर बार हम बोल के नहीं बता सकते, हर बार हम इशारों से नहीं बता सकते, तो किस तरीके से हम बताएंगे वो बात भी क्षेत्र कला के अंदर हम सीखते हैं। व्यक्तिगत छदावरण व छिपाओ, हम अपने आप को छिपाएंगे कैसे, जब दुश्मन सामने होता है उसको पता ना लगे हमारे बारे में, तो किस तरीके से छिपाना है। दूरी तय करना, जब हमको पता है कि हमारी जो राइफल है उसकी कितनी रेंज है, कितनी इफेक्टिव रेंज है, तो हमको पता होना चाहिए कि टारगेट कितनी दूरी पर होगा, वहां पर तो हम किस तरीके से दूरी तय करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसी हिसाब से हमारे जो हथियार है हमारे पास, हमारे जो वेपन है उनका हम इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। हथियार के साथ व हथियार के बिना मूवमेंट करना, ये हमको सिखाया जाता है, क्षेत्र कला के अंडर सब्जेक्ट आते हैं। फायर अनुशासन और फायर नियंत्रण, यानी कि फायर डिसिप्लिन एंड फायर कंट्रोल, तो ये सब्जेक्ट होते हैं किसके अंदर? फील्ड क्राफ्ट के अंदर। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बैटल क्राफ्ट, यानी कि युद्ध कला में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं? तो युद्ध कला में फील्ड सिग्नल, ठीक है, सेक्शन फॉर्मेशन, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको उनके नाम पता है तो ये भी जरूर बताएं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। फायर ऑर्डर कंट्रोल, फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर एंड मूवमेंट, सेक्शन बैटल ड्रिल, ये क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट है जो कि बैटल क्राफ्ट के अंदर आते हैं, युद्ध कला के अंदर आते हैं, और ये आपसे पूछे गए हैं और आपको याद रखनी है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाने के 6 तरीके कौन कौन से हैं? देखो, मैंने आपको बताया कि दूरी का अनुमान लगाना हमें फील्ड क्राफ्ट में सिखाया जाता है, उसके अंडर ये सब्जेक्ट आता है। दूरी का अनुमान हमको क्यों लगाना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो हमारे वेपन होते हैं, हमको कौन सा वेपन किस जगह पे यूज करना है, क्योंकि हमको पता है कि वेपन की रेंज होती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि SLR की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है, MMG की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है, .22 की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है। तो अगर वो ज्यादा दूरी पे है और हम .22 यूज कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। अगर वो कम दूरी पर है और हम और कोई वेपन यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको समझना है कि दूरी के हिसाब से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको कौन सा वेपन यूज करना है। अब दूरी वहां पर नापेंगे कैसे, यानी कि दूरी का अनुमान लगाएंगे कैसे? तो उसके कुछ मेथड होते हैं। पहली बात तो है यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि माप की इकाई। दूसरी बात है अपीयरेंस मेथड, यानी कि देखकर पता लगाना। तीसरी है सेक्शन एवरेज, यानी कि सेक्शन की औसत। चौथा है की रेंज। पांचवा है हाफिंग मेथड, और छठा है ब्रैकेटिंग। देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं। माप की इकाई का क्या मतलब होता है? माप की इकाई का ये मतलब है कि हमको एक माप का पता है। एक माप का कैसे पता है? कि मान लो जो हमारा टारगेट है ना, वो उसके और हमारे बीच में खंबे लगे हुए हैं, और वो 5 खंबे लगे हुए हैं, और हमको पता है कि एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच की दूरी जो होती है वो 100 मीटर होती है। वहां पर जो है, तो हमको पता लग जाएगा कि अगर 5 लगे हुए हैं तो 500 मीटर के आसपास है वो।
तो इस तरीके से ये माप की इकाई होगी। देखकर पता लगाना में क्या होता है कि ये चीजें सिखाई जाती है कि इतनी दूरी के ऊपर, जब इतनी दूरी होती है तो कोई व्यक्ति धुंधला दिखाई देता है, इतनी दूरी होता है तो ऐसे दिखाई देता है कि जैसे वो सिर्फ आधा ही आदमी दिखाई देता है, जब इतनी दूरी हो जाती है तो वो सिर्फ बिंदु के समान दिखाई देता है। तो ये हमको चीजें सिखाई जाती हैं फील्ड क्राफ्ट के अंदर और बैटल क्राफ्ट के अंदर, उससे हम दूरी का पता लगा सकते हैं। सेक्शन एवरेज, सेक्शन जो हमारा होता है उसकी औसत ले लेते हैं। मतलब क्या कि हम सभी से पूछते हैं बताओ आपको कितनी दूरी लग रही है, बताओ आपको कितनी दूरी लग रही है, और जब सभी से पूछी जाती है दूरी, उसका जब हम एवरेज लेते हैं तो वो भी लगभग वही दूरी होती है जो वास्तव में दूरी होती है। की रेंज मेथड हो गया, हाफिंग मेथड। हाफिंग मेथड का क्या मतलब होता है कि अगर हमको ये पता लग जाए कि टारगेट और हमारे बीच में जो मिड पॉइंट है, यानी कि जो बीच की दूरी है, वो अराउंड 100 मीटर है, तो बस हमको पता लग गया अगर वो मिड वाला पॉइंट 100 मीटर पे है तो इसका मतलब टारगेट 200 मीटर पे है, 200 मीटर पे है। और ब्रैकेटिंग मेथड, यानी कि जब हम थोड़ी थोड़ी चीजों को एक तरीके से, हम पूरी दूरी एक बार में पता ना लगा के हम ब्रैकेट में उसको डिवाइड करके दूरी का पता लगा लें, इसी तरीके के ये मेथड होते हैं अगर मैं सही हूं तो, और इस तरीके से हम दूरी का पता लगा सकते हैं। इसमें डिटेल में जाने की हमको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली यही पूछा जाता है कि जजिंग डिस्टेंस यानी कि दूरी का अनुमान लगाने के 6 तरीके कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किन परिस्थितियों में दूरी को ज्यादा आंक लिया जाता है, यानी कि व्हेन इज डिस्टेंस ओवर एस्टिमेटेड। दूरी को ओवर एस्टिमेट कब कर लिया जाता है? जब रोशनी कम हो। रोशनी कम हो तो हमको लगेगा कि दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पास होती है। सूर्य आंखों के बिल्कुल सामने हो, यानी कि जो सनलाइट है वो सामने से आ रही हो। वस्तु अपनी परिवेश के संबंध में छोटी हो, यानी कि जो आसपास की चीजें हैं वो ज्यादा बड़ी हैं और वस्तु छोटी है, तो हमको लगेगा कि दूरी ज्यादा है। ठीक है, और जब हम किसी घाटी या संकरी जगह में से देख रहे हो तो भी हमको लगेगा कि दूरी ज्यादा है। ठीक है, वो वास्तव में उतनी ज्यादा नहीं होगी, हम ओवर एस्टिमेट कर लेंगे ऐसी कंडीशंस के अंदर और लेट के देखने पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि किन परिस्थितियों में दूरी को कम आंक लिया जाता है। तो आपको करना क्या है, देखो दोबारा से देख लो, यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इनको उल्टा कर दो। ठीक है, आपको एक याद रखना है, जब कम होती है तो हम दूरी ज्यादा नाप लेते हैं। जब देखो यहाँ पे क्या था, किन परिस्थितियों में दूरी को ज्यादा आंक लिया जाता है। रोशनी जब कम होती है तो हम दूरी को ज्यादा आंक लेते हैं, तो इसका मतलब कम कब आंकेंगे? जब रोशनी ज्यादा हो जाएगी। सूर्य पहले वाले में क्या था, सूर्य हमारे सामने था, सनलाइट सामने से आ रही थी, दूरी को कम कब आंकेंगे? जब सूर्य पीछे से आ रहा हो। वस्तु पहले वाले में अपने परिवेश से छोटी थी, इसमें वस्तु अपने परिवेश से बड़ी है। जब पर्यवेक्षक या वस्तु के बीच में कोई मृत मैदान हो। मृत मैदान हमने ग्राउंड के टाइप जब सीखे थे तो मैंने आपको बताया था कि मृत मैदान होते हैं, यानी कि जिनको हम डेड ग्राउंड बोलते हैं। और जब कोई डेड ग्राउंड होता है तो उसका हमको पता नहीं लगता और हमको ऐसे लगता है कि वो पास में ही है। ठीक है, लेकिन वो बहुत दूर होती है चीज। और जब पर्यवेक्षक चोटी की ओर देख रहा हो, ऊपर की ओर दिख रहा हो, तब भी हमको ऐसे लगता है कि हम दूरी कम लगती है, लेकिन वो दूरी इतनी कम नहीं होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे जमीन के विवरण के लिए क्या प्रक्रिया है। देखो जमीन को ना ब्रॉडली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वे कौन से हो गए? फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और डिस्टेंस बियॉन्ड 500 यार्ड। तो फोरग्राउंड हम 300 यार्ड तक कहते हैं, 300 गज तक। मिड ग्राउंड हम 300 से 500 गज तक कहते हैं, और डिस्टेंस बियॉन्ड इसमें 500 से ज्यादा का जो ग्राउंड होता है उसमें हम डिस्टेंस बियॉन्ड वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि लैंडमार्क और टारगेट में क्या अंतर होता है। देखो मैं आपको इजीली समझाता हूं। टारगेट तो वो है जहां पे हमको हिट करना है, जहां पे हमको फायर करना है, और लैंडमार्क कोई ऐसा पॉइंट होता है कि लैंडमार्क क्या होता है, मतलब कि जिसका प्रयोग करके हम विवरण दे सकें एक तरीके से टारगेट का। यानी कि मान लो कि जहां पे टारगेट है या जहां पे हमको फायर करना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है, वहां पे आसपास कोई बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है और आसपास ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है, तो वो एक तरीके से लैंडमार्क का काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मान लो जहां पे हमारा टारगेट है वहां पे आसपास में कोई बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और ऐसी आसपास में कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, तो वो बिल्डिंग हमारे लिए लैंडमार्क का काम कर सकती है। कोई वहां पे मंदिर है, कोई वहां पे मस्जिद है और आसपास में वैसा मंदिर या वैसी मस्जिद कोई नहीं है, तो वो मंदिर या मस्जिद हमारे लिए लैंडमार्क का काम कर सकता है। तो उसको तो हम लैंडमार्क कहते हैं, यानी कि एक वस्तु जो जमीन पर प्रमुख है और जिसका उपयोग सामने वाले को समझाने के लिए मौखिक आदेशों में किया जा सकता है। यानी कि टारगेट हमारा कहां पर है? उस ग्राउंड में जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है ना, उसके पास है। तो यानी कि वो पीपल का पेड़ वहां पे किसका काम कर रहा है? हमारे लिए लैंडमार्क का काम कर रहा है। और टारगेट क्या है? टारगेट तो वही होता है जिसके ऊपर हमको फायर करना होता है। नेक्स्ट यहां पे देखो, आसान लक्ष्यों को किन तरीकों से
इंडिकेट दर्शाया जाता है। देखो दो तरीके के टारगेट होते हैं, कुछ टारगेट होते हैं जिनको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, आसानी से दर्शा सकते हैं, भाई वैसी सी चीज है वही है टारगेट हमारा। और कुछ ऐसे टारगेट होते हैं जिनको आसानी से नहीं दर्शाया जा सकता, तो उन उसी के बेस पे हम कहते हैं कि ये इजी टारगेट है और ये डिफिकल्ट टारगेट है, यानी कि ये आसान लक्ष्य है और ये हमारा कठिन लक्ष्य है। तो आसान लक्ष्यों को तो दिशा से, भाई इस साइड में है, पूर्व दिशा में है, लाल रंग का है, या थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो कि ऐसा ऐसा था, उस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। लेकिन जो हमारे कठिन लक्ष्य होते हैं यानी कि डिफिकल्ट टारगेट होते हैं, उनको रेफरेंस पॉइंट मेथड से, रेफरेंस पॉइंट मेथड जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एग्जांपल लिया पीपल के पेड़ का कि उसके पास है भाई, वहां पे टारगेट है। क्लोक रे मेथड, क्लोक रे मेथड यानी कि घड़ी के केंद्र बिंदु का संदर्भ लेके, आपने देखा होगा कुछ मूवीज के अंदर कि टाइमिंग के जरिए बताते हैं कि मान लो कितने हो गए, 3:15 हो गए, तो उसके ऊपर कुछ एंगल बन रहा है, वहां पे हम रेफरेंस लेंगे कि अगर हम यहाँ पे सेंटर पे मान के 3:15 माने, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन के अंदर वो टारगेट है। ठीक है, उस तरीके से जब हमको चीजें सिखाई जाती हैं तो हमको ये समझ में आती है कि किस तरीके से हम घड़ी क्लोक रे मेथड का प्रयोग करते हैं। डिग्री मेथड यानी कि आपके सामने से कितने डिग्री एंगल पर है, पीछे है तो हमारा 180 डिग्री पे हो गया, बिल्कुल राइट में है तो 90 डिग्री राइट हो गया, बिल्कुल लेफ्ट में है तो 90 डिग्री लेफ्ट हो गया, बिल्कुल सामने है तो 0 डिग्री हो गया। इस तरीके से करके ये चीजें डिग्री मेथड के अंदर। हैंड स्पैन मेथड, ये भी डिग्री मेथड का ही एक क्या होता है, विकल्प होता है, जिसमें हम हैंड का यूज करके डिग्री को दर्शाते हैं। और डायरेक्शन मेथड की किस दिशा में है यह बताकर। तो ये कुछ कठिन लक्ष्यों को इंगित करने के तरीके होते हैं, यानी कि उन्हें इंडिकेट करने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंसीलमेंट। हिंदी में भी बता रहा हूं, अवलोकन और आड़, जिसको छिपाव हम कहते हैं, छुपना कहते हैं, उसका क्या महत्व होता है। देखो पहली बात तो ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जब हम वहां पे दुश्मन के ग्राउंड को जाके ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि वहां पर क्या क्या चीजें थी, वहां पर कौन कौन से हथियार थे या नहीं थे, वहां पर किस तरह के लैंडमार्क थे, ताकि जब भी हम अटैक के लिए जाएं तो हम उन लैंडमार्क का प्रयोग कर सके हमारे टारगेट पर फायर करने के लिए। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन होती है। और छिपना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम दुश्मन की नजरों में आएंगे तो फायर होगी, लेकिन अगर हम छिप के वार करेंगे तो उससे हम दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। एक सैनिक जो दोनों में प्रशिक्षित होता है वो खुद बिना दिखे अपने दुश्मन को मार सकता है, क्योंकि दो खुद बिना दिखे कैसे, ऑब्जर्वेशन उसकी अच्छी होगी तो वो टारगेट को जल्दी पहचान लेगा, और अगर उसकी कंसीलमेंट अच्छी होगी तो वो खुद को छिपा पाएगा, यानी कि दुश्मन उसे नहीं देख पाएगा। दुश्मन के ग्राउंड मैदान का अवलोकन हमें वह महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है जिस पर हायर कमांड की योजनाएं आधारित होती हैं। आपको पता है कोई भी हम मिशन के लिए जाते हैं तो पहले उसका प्लान बनता है, वो प्लान किस बेसिस पर बनेगा, वो प्लान बनेगा इंफॉर्मेशन के ऊपर। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो हमने ऑब्जर्व की, कहां से, मतलब जो दुश्मन की जगह है उससे जो हमको डिटेल मिलती है, उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके बेसिस पे हमारा प्लान बनता है। तो इसलिए भी ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रक्षा में अच्छा छिपाव एक सैनिक को सक्षम बनाता है दुश्मन को धोखा देने में व छिप कर कम दूरी से वार करने में। ज्यादा दूरी से अगर हम वार करते हैं तो कई बार टारगेट मिस होने का खतरा रहता है, लेकिन अगर हमें छिपना आता है, अगर हमें कंसीलमेंट आता है, अगर हमें आड़ लेनी आती है, तो हम पास जाके भी, छिपे हुए भी, दुश्मन की नजरों में आए बगैर उस पे पास जाके वार कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन और कंसीलमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट आर दी फंडामेंटल्स ऑफ करेक्ट यूज ऑफ कवर, यानी कि कवर के सही उपयोग के लिए बुनियादी बातें क्या है। तो कवर यानी कि जो भी आड़ होती है, जब भी संभव हो कवर के माध्यम से देखो, ना कि कवर के ऊपर से। जिस भी चीज के हम पीछे छिपे हुए हैं तो ट्राई करो कि हम उसके मध्य से ही देख पाए, ना कि उसके ऊपर से देखें या फिर उससे अलग हट के देखें। ठीक है, एक मोटा गहरा और अनियमित पृष्ठभूमि जो आपके कपड़ों से मेल खाती है अच्छा कवर प्रदान करती है। कवर मतलब जब हम छिप रहे हैं किसी चीज के पीछे, तो अगर वो चीज मोटी होगी, अनियमित होगी, खुरदरी होगी, और अगर हमारे कपड़ों से मेल खाती होगी, तो वो हमको एक अच्छा कवर प्रदान करेगी। और तीसरा क्या है, आइसोलेटेड कवर, पृथक कवर हमेशा खतरनाक होते हैं क्योंकि यह दुश्मन का ध्यान आकर्षित करते हैं। मतलब एक तरीके से वहां पे बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, अगर वहां पे एक ही चीज है और हम उसी के पीछे छिपे हुए हैं, आसपास कुछ भी नहीं है, तो वो दुश्मन का ध्यान आकर्षित कर सकती है। और कोई अलग से चीज नहीं होनी चाहिए जो एकदम से किसी का भी ध्यान आकर्षित कर ले, क्योंकि उससे हमको नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना
रखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक्स थिंग्स विजिबल, यानी कि चीजें क्यों दिखाई देती हैं। तो इसके अंदर 8 तो एस होते हैं और 1 एम होता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि 8 एस होते हैं और 1 एम होता है। कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? पहले शेप, शाइन, शैडो, सिलूट, सरफेस, स्पेसिंग, स्मोक, साउंड और मूवमेंट। इनकी वजह से चीजें दिखाई देती हैं। पहली बात तो आकार की वजह से, कोई चीज बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। चमक की वजह से, कोई चीज अगर शाइन कर रही है तो उससे अलग से हमको दिखाई दे जाएगी। छाया, परछाई की वजह से हमको दिखाई दे सकती है कोई चीज। सिल्यूट है, सिल्यूट क्या होता है? यहाँ पे छाया करती होता है, यानी कि कोई डार्क चीज है और उसकी जो बाउंड्री है वो लाइट कलर में बनी हुई है, या फिर चीज लाइट कलर की और उसकी बाउंड्री जो है वो डार्क कलर में बनी हुई है, तो उसको हम सिल्यूट बोलते हैं। सरफेस, सतह के कारण हमको चीजें दिखाई देती हैं। स्पेसिंग, गैप्स के कारण हमको चीजें दिखाई देती हैं। स्मोक, धुएं के कारण, अगर वहां से धुआं उठ रहा है, जब हम हमारा जो भी टारगेट है हम वहां पे पहचान लेंगे कि वहां पे धुआं उठ रहा है, तो मे बी देयर इज रीजन समथिंग। साउंड, क्या? ध्वनि के कारण, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति चलेगा, हमारा टारगेट चलेगा, तो उससे कुछ ना कुछ साउंड क्रिएट होगा, उस साउंड से हम चीज़ों को देख पाएंगे। और मूवमेंट, अगर वो मूवमेंट करेगा तो भी हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं। फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 8 एस होते हैं और 1 एम होता है। आकार, चमक, छाया, सिल्यूट, सतह, रिक्तियां, धुआं, ध्वनि और मूवमेंट यानी कि गति। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक है जो मेरे को आपको बतानी है कि इन वीडियोस के आपको नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बने बनाए नोट्स हैं, जितने भी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीसी से रिलेटेड, हर एक चैप्टर को लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके, दूसरे यहाँ पे क्या कि जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी को कलेक्ट करके एक पीडीएफ बनाई गई है जिसका नाम है एनसीसी नोट्स इन हिंदी। तो वो पीडीएफ अगर आप बाई करना चाहते हैं, मतलब खरीदना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज कंसीलमेंट? कंसीलमेंट मतलब छिपाव या आड़ क्या होती है? तो छिपाव जो होता है वो प्राकृतिक या मानव निर्मित सहायता वस्तुओं से दुश्मन को धोखा देने की एक कला होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुश्मन की ऑब्जर्वेशन को हराना या विफल करना होता है। मतलब छिपाव क्या है? यहाँ पे छिपाव मेन है, आड़ तो हम कवर को बोल देते हैं, तो छिपाव आपको याद रखना है। छिपाव जो होता है वो प्राकृतिक या मानव निर्मित सहायता या वस्तुओं से दुश्मन को धोखा देना होता है। यानी कि चाहे चीज मैन मेड है या फिर कोई प्राकृतिक चीज है, चाहे हम पेड़ के पीछे छिपे या दीवार के पीछे छिपे, जब हम छिपते हैं तो उसी को छिपाव कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि दुश्मन हमको पहचान ना पाए, ऑब्जर्व ना कर पाए, टारगेट को आइडेंटिफाई ना कर पाए, और उस चीज को विफल करना ही हमारा छिपने का मेन मकसद होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज यानी कि छदावरण या छलावरण, ये भी छिपने से ही रिलेटेड चीज है, लेकिन इसमें हम क्या होते हैं, आपने नॉर्मली फोटोज देखे होंगे आर्मी मैन के, उसमें क्या होता है कि जो भी सोल्जर होता है वो किसी जगह पर, किसी पेड़ में, पत्तों में इस तरह से छिपा होता है कि वो बिल्कुल ही हमें पता नहीं लगता, और ध्यान से देखने पर पता लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई सोल्जर है। ठीक है, तो उसी चीज को कैमोफ्लाज बोला जाता है। जो हमारी यूनिफॉर्म का जो जिस हिसाब का हमारा कलर होता है उसका भी रीजन है, ताकि वो पेड़ पौधों में, जंगल में आसानी से छिप सके, तो उसी चीज को हम कैमोफ्लाज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रंग और परिवेश के साथ विलय, यानी कि बिल्कुल जैसा ही प्रकृति का रंग होता है, जैसा पेड़ पौधों का रंग होता है, वैसा ही हम यूनिफॉर्म का रंग और सारी चीजों को मिला के हम उनमें छिप से जाते हैं, उनमें गायब हो जाते हैं। हमेशा धीमी गति से चलते हैं, लेकिन जब भी कोई मूवमेंट करनी होती है, फायर करनी होती है, तो उसके लिए टाइम नहीं लगाते। चमक को नष्ट करना, अलग से कोई भी साइन वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज चमक रही हो उसको किसी ना किसी तरीके से हम डल कर देते हैं, उस पर कोई चीज लगाकर, या किसी भी तरीके से हम नॉर्मली प्रकृति और जो हमारा परिवेश है उसके अंदर विलय होने की कोशिश करते हैं। छाया का हम उपयोग करते हैं और परिवेश के साथ हमारा जो होता है वो टोटली विलय हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, छदावरण या छलावरण बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट को लेके जो आपने सीखे, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपका जो भी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 98 175 93 532 नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और हेल्प के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप एनसीसी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।